मैं आप लोगों का संजीव पांडे आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह है अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी का चैनल है। यहां पर हम लोग आज यूपीएससी से संबंधित आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे और आधुनिक भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 का विद्रोह, इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले आधुनिक भारत की क्लास की शुरुआत हो चुकी थी। बीच में इस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ इस चैनल पर, तो इसलिए आपको यह वीडियो प्रीवियस वीडियो के रूप में या रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिल रहा है। तो इसका भी अध्ययन आप लोग उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से लाइव क्लास का अध्ययन कर रहे थे। काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनियोजित तरीके से पूरी तन्मयता के साथ आप लोगों को इसका अध्ययन करना है, चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका प्रारंभ हम लोग कर चुके हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अपनी क्लास पर आए, अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि अनअकैडमी के इस चैनल पर आपको सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे तमाम सारी जानकारियाँ मिलेंगी और सब्सक्रिप्शंस लेने पे आपको यहाँ पे 4 मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इसमें पहली सुविधा डेली लाइव क्लासेस के रूप में है, दूसरी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के रूप में है, तीसरी लाइव टेस्ट और क्विज के रूप में है, चौथी अनलिमिटेड एक्सेस के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम सारी आधारभूत चीज़ें और जानकारियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। मेरा नाम संजीव पांडे है, जैसे कि आप लोगों को सर्वविदित है। मैं यूपीएससी में 8 वर्ष से ज़्यादा से इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा हमने एमए की शिक्षा प्राप्त की है इतिहास विषय से, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एमए ही नहीं, ग्रेजुएशन में भी हमारा इतिहास विषय था। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और तीसरा इंग्लिश था। तो कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने संविधान की कक्षाएं भी लेके आऊँगा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षाएं भी लेके आऊँगा। लेकिन मजबूती से जो भी कक्षा होगी आप लोगों के सामने होगी। आगे 2 बार हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 2011 और 2013 में। यूपी पीसीएस का कई बार इंटरव्यू दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अनअकैडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से सर्च करना है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे मृणाल पटेल जी का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, रोमन सैनी जी का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, अन्य जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं भी इसी में शामिल हूँ, तो समय समय पर आप लोगों के बीच में मैं भी आता रहूँगा और हमारा भी मार्गदर्शन आप लोगों को मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आपको यूपीएससी सीएससी का जो भी कोर्स है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा का हो, दोनों कोर्स आपके सामने आएगा। इसमें जो पॉलिटी गवर्नेंस का कोर्स है, जो जियोग्राफी का कोर्स है यानी भूगोल का कोर्स है, जो साइंस टेक का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी आप लोगों के सामने पढ़ाई ही जाती है, हिस्ट्री मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। ऑप्शनल में जितने भी ऑप्शनल हैं यूपीएससी में उनको भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी आपकी क्या हो, आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। यहां पे दो तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का, एक आइकॉनिक कोर्स का। आप लोग देखेंगे तो जो प्लस कोर्स के 12 महीने की फी है वो कितनी है? वो 44,000 रुपए। इसमें आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव का यूज करते हैं तो आपको आपकी फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फी घट के हो जाएगी 39,600 रुपए। इसी तरीके से 24 महीने की फी में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा एक आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स बड़ा आधारभूत है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको करने को मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच आपको मिलता है, डेली मेंस और पीटी के प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, स्टडी प्लान आपका तैयार किया जाता है, पर्सनलाइजेशन फीडबैक भी आपका समय समय पर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अपनी टॉपिक पर आ चुके हैं। हालांकि यह चीज जो आपके सामने दिख रही है इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने एक झलक आएगी जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और 1-2 मिनट में हम लोग समझ भी लेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ हो गई है। आप लोग इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, वीडियो को भी लाइक करते रहें और जहां समझ में ना आए वहां पे आप यहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछेंगे, भले ही रिकॉर्डेड वीडियो है लेकिन आपको उत्तर मिलेगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी आपके बीच में नहीं है तो शेयर कर दें इसको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 1857 का विद्रोह। हमने आपको पहली क्लास में जब इसकी शुरू की थी पहली क्लास तो बताया था इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें 1857 के विद्रोह का सामान्य परिचय पढ़ना था, विद्रोह के कारण हमें पढ़ना था, विद्रोह का आरंभ और प्रसार पढ़ना था। बहुत ज्यादा बातें इस पे हम लोगों ने कर ली हैं, इसलिए इसका यहाँ पे हम लोग विस्तार नहीं करेंगे, इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने सामान्य परिचय 1857 के विद्रोह का पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 के विद्रोह के कारण, यानी काजेज ऑफ द रिवोल्ट। इसी का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण 1857 के विद्रोह का पहलू है या भाग है या खंड है। पहुंचते हैं हम लोग यहां पे। इसके पहले एक चीज जो आप लोगों के बीच में है, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस दिन की क्लास में मुझे यह लग रहा है कि यहीं पर हम लोग थे, तो इसका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कारण पे। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। महत्वपूर्ण तथ्य ये जल्दी से मिलते नहीं हैं, बड़ी मेहनत से हमने इनका संचय किया है, जोड़ा है, इकट्ठा किया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का पीएम कौन था। जब हमारे यहाँ 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो इस समय जो प्रधानमंत्री था वह पार्मस्टन था और हमने इस पार्मस्टन पे एक विशद चर्चा की थी। लेकिन यहीं पे उस दिन की जो क्लास हुई थी वह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहीं पे नहीं मैनेज हो पाई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट बचा पड़ा हुआ था। तो ये 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री है और तमाम सारी घटनाएं इसके बारे में हमने बताई थी, तमाम सारी बातें इसके बारे में हमने बताई थी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है विद्रोह के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। यानी जब विद्रोह समाप्त हो गया, तो विद्रोह समाप्त कब हुआ? 1757 में विद्रोह प्रारंभ हुआ। आप समझिए कि मार्च में विद्रोह प्रारंभ हुआ, अप्रैल में भारतीय सिपाहियों और लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और फिर विद्रोह ये फैलने लगा, कई क्षेत्रों में गया, कई रियासतों में गया, कई खंडों में गया, लगभग पूरा भारत अगर कहा जाए तो वह इस विद्रोह के चपेट में आ गया था। लेकिन जो विद्रोह का केंद्र बिंदु रहा वह उत्तर भारत रहा।
तो जब विद्रोह समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने एक साल, लगभग एक साल में ही इस विद्रोह को समाप्त कर लिया। एक साल मतलब फिर 1857 के अप्रैल के आसपास में, मार्च अप्रैल में यह विद्रोह प्रारंभ हो रहा है मुख्य रूप से। तो एक साल में समाप्त किया, यानी करीब करीब आप ये समझो कि जून में इस विद्रोह को 1858 में इस विद्रोह को अंग्रेजों ने नियंत्रित कर लिया था। तो ये मान के चलो कि एक साल से ज्यादा का समय अंग्रेजों को इस विद्रोह को नियंत्रित करने में लग गया था। तो इस विद्रोह के बाद जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड डर्बी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है तो पूछेगा, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत गहराई से इसको समझिएगा, ऐसी कीजिएगा पूरी तन्मयता के साथ। विद्रोह के समय पार्मस्टन, विद्रोह के बाद लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर नहीं कह रहा है ये, गवर्नर नहीं कह रहा है ये, कह रहा है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था, और वो भी भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर भी नहीं कह रहा है, भारत का गवर्नर। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हमने आपको बताया हुआ है कि भारत में भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, और इस पर सर्वप्रथम नियुक्ति विलियम बेंटिंग की गई थी, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी उदार रहा। भारतीय समाज में व्याप्त कई संकुचित बुराइयों को उसने समाप्त किया था, जैसे सती प्रथा, ठगी प्रथा, अन्य प्रथाओं को भी उसने समाप्त किया था। लेकिन इस समय, जिस समय 1857 का विद्रोह हो रहा है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जैसे इसके समय तो लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन इसके पूर्व में कौन था? तो इसके पूर्व में आप कह दीजिए कि डलहौजी था, जो साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल है। वास्तव में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें यह कारण के रूप में शामिल है, यानी इसकी क्रिया पद्धति कुछ ऐसी रही, इसकी कार्य पद्धति कुछ ऐसी रही, इसने भारत में कुछ ऐसा काम किया, इसने भारत में व्यक्तिगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का संचालन किया, और उसमें भारत की कई राज्यों और रियासतों का विलय कर लिया। इससे राज्य और रियासतें नाराज हुई थी। फलतः रियासतदार और छोटे छोटे राजा महाराजा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए उतारू हो गए थे। नेक्स्ट, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? कंपनी का सेनापति कौन था विद्रोह के समय? तो आप कह दीजिए कि जॉर्ज एविसन, या आप कह सकते हो एनीसन क्या था इस समय कंपनी का मुख्य सेनापति, यानी कमांडर इन चीफ, CINC कौन था कंपनी का? तो जॉर्ज एनिसन था। बहुत बड़ी बात है, समझते रहिएगा इनको। और विद्रोह के बाद बनाया गया कंपनी का नया सेनापति कोलिन कैंपबेल नया सेनापति था। अब इसे सेनापति क्यों बनाया गया, वो भी विद्रोह के बाद? एक रोचक प्रश्न है। इसी तरीके से हम इतिहास पढ़ेंगे तो वो हमें कभी नहीं भूलेगा। अब ये जो कोलिन कैंपबेल है, ये विद्रोह के समय सेनापति नहीं था, तो विद्रोह जब समाप्त हो गया तब इसे सेनापति बनाया गया। क्यों? इसका कारण यही है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो यह मुख्य सेनापति के रूप में नहीं था, लेकिन सेनापति के रूप में था, कमांडर के रूप में था, कमांडर इन चीफ के रूप में नहीं था भारत में। और इसने जिस तरीके से काफी सूझबूझ के साथ काफी आक्रमणकारी रुख अपनाते हुए भारतीय विद्रोहियों पर अपना कब्जा किया था, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी इससे प्रसन्न हो गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको यह पद मिला था। आगे, विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब विद्रोह हो रहा था 1857 का, तो आप कह दीजिए कि इस समय जो मुगल बादशाह था वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह प्रथम नहीं था,
बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह प्रथम वो था जिसको हम लोग शाह आलम प्रथम, जिसको हम लोग शाह बेखबर के नाम से जानते हैं और जिसका मूल नाम था मुअज्जम। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में हमने दो बातें आपको बता दी। पहला, उसकी एक उपाधि है जिसका नाम है शाह आलम प्रथम। उसकी दूसरी उपाधि है जिसका नाम है शाह ए बेखबर। शाह मतलब बादशाह, ए है बेखबर। बेखबर किसके बारे में? अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य की क्रिया पद्धति के बारे में, अपने राज्य के जनमानस की कार्य पद्धति के बारे में, या उनके परिप्रेक्ष्य में जो उपकार करना चाहिए, जो जन कल्याणकारी काम करना चाहिए, जो परोपकारी काम करना चाहिए, उसके परिप्रेक्ष्य में। और यह उपाधि एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था खाफी खां। खाफी खां ने इसको यानी बहादुर शाह प्रथम को यह उपाधि दी थी और इसका नाम था मुअज्जम। यह जब बादशाह बना तो 63 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। यह औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था। अब आते हैं इस बहादुर शाह द्वितीय पे। तो जो बहादुर शाह द्वितीय है, इसे हम लोग जफर उपनाम से भी जानते हैं। जफर उपनाम से इस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं क्योंकि यह जफर नाम से कविताएं लिखता था, शायरी लिखता था, और यही वो बादशाह है जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इसको दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था। यहीं पे यह छुपा हुआ था और गिरफ्तार करके इसको रंगून भेज दिया था। रंगून में ही इसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले ये बहुत बड़ा शायर बन गया था और इसकी एक नज्म है जो यूपीएससी ने पूछा भी है कि न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। यह नज्म पूछा है। न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका, बुझता हुआ वो मैं चराग हूं। यह अपनी अंतिम स्थिति पर बहुत रोता था, बहुत बिलखता था और कहता था, मैं भारत का वह अभागा सुल्तान हूं, वह अभागा बादशाह या शासक हूं जिसके मरने के पश्चात उसके शरीर को 2 गज जमीन या 2 गज मिट्टी भी नसीब नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। ये आज का मुख्य टॉपिक है, यहीं से समझिए कि आज की क्लास शुरुआत हो रही है। तो 1857 के विद्रोह के कारण, अगर हम लोग 1857 के विद्रोह के कारणों पर गहराई से चर्चा करें तो हमें 1857 के विद्रोह के कोई एक कारण दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि अनेकों कारण दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1857 का विद्रोह था बच्चों, उसको किसी एक कारण ने नहीं बल्कि अनेकों कारणों ने मिलजुल के उत्पन्न किया था। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिला के अंग्रेजों ने भारत में जो अपने राजनीतिक काम किए, जो अपने सांस्कृतिक काम किए, जो अपने आर्थिक काम किए, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत काम भी किए, कुछ लोग अंग्रेजों ने सैनिकों के परिप्रेक्ष्य में जो काम किया, अंग्रेजों ने धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो काम किया, वह भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। जब भारतीयों को अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि 1857 में ही पहली बार विद्रोह हुआ। इसके पहले भी आप लोग देखेंगे तो वर्ष 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक नागरिक विद्रोह हुआ था, जो 1806 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम था दीवान बेला थम्पी का विद्रोह। किसका विद्रोह? दीवान बेला थम्पी का विद्रोह। और दीवान बेला थम्पी कौन था? तो दीवान
बेला थम्पी ये एक तरीके से सैनिक ही था जो कि ब्रिटिश सेना में था। और इससे पहले भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इससे पहले भी भारत में विद्रोह हुए थे, और पहला विद्रोह आप मान के चलिए कि वर्ष 1764 में ही ब्रिटिश सेना में सिपाहियों ने कर दिया था। जब यहां पे 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो बक्सर के युद्ध में ही एक सैनिक टुकड़ी जो अंग्रेजों की थी, वो थी तो अंग्रेजों की तरफ, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से निकल के चली आई थी कहां? चली आई थी भारतीय पक्ष में, भारतीय खेमे में चली आई थी। उसी समय विद्रोह कर दिया था। तो बक्सर का युद्ध जो वर्ष 1764 में लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शासक उसमें थे। एक तो बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम था, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो मुअज्जम ही है, फर्स्ट तो बहादुर शाह ही है, फर्स्ट तो शाह बेखबर ही है। तो शाह आलम द्वितीय है, और इसमें भारत की तीनों संयुक्त शक्तियां पराजित हो गई थी। इसके बाद में जो सेना में विद्रोह हुआ वह आप लोग देखोगे तो 1824 में हुआ, और यह विद्रोह बंगाल के बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर छावनी में हुआ था। इसके अलावा सेना में जो भयंकर विद्रोह हुआ वह 1857 में हुआ, और सेना में ही नहीं, देखते देखते भारत के इसमें लगभग सभी वर्ग शामिल हो गए थे। आइए देखते हैं इस विद्रोह के क्या क्या कारण हैं। एक एक कारणों की हम लोग गहराई से व्याख्या करेंगे, समझेंगे उसको। धैर्यपूर्वक आप लोग रहिएगा यहां पे और समझते रहिएगा। बड़ी मेहनत की है इस क्लास के संचालन में, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के बीच में रहेगा। तो पहला कारण है सामाजिक और प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काजेस। नेक्स्ट, सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस काजेस। नेक्स्ट, आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉजेस। नेक्स्ट, सैनिक कारण यानी मिलिट्री काजेस। नेक्स्ट, तत्कालिक कारण, इमीडिएट काजेस। तात्कालिक कारण भी इस विद्रोह का था, और सभी विद्रोह के लिए या किसी भी युद्ध के लिए, जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व युद्ध तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसको चिंगारी की आवश्यकता थी। वैसे इसको भी चिंगारी की आवश्यकता थी, और चिंगारी के रूप में, तात्कालिक कारण के रूप में आप लोग जानते होंगे कि न्यू इनफील्ड राइफल थी। हम लोग समझेंगे इसको विस्तार पूर्वक। अब आइए हम लोग राजनीतिक कारण को देखते हैं। हम लोग राजनीतिक कारण को देखते हैं। आप देखोगे तो ये पाओगे कि समय था 1803 ईस्वी का। इसके पहले का मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, तो यहां पे मुगल बादशाह पराजित हो गया। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को हुई थी। और इस संधि के माध्यम से यह जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, इसने इलाहाबाद में रहना स्वीकार किया था, और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में ही रहने लगा था, इलाहाबाद में ही रहने लगा था। लेकिन समय था वर्ष 1772 ईस्वी का, और 1772 ईस्वी में भारत में जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में आपके सामने प्रकट हुए थे वो मराठे थे, वो मराठा थे। कौन थे? मराठे। और 1772 ईस्वी में मराठों ने इसी इलाहाबाद के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था, और इस समय शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की कैद से छुड़ा लिया था, और अंग्रेजों की कैद से छुड़ा के 1772 में लाके दिल्ली में इन मराठाओं ने अपने अधीन मुगलों को क्या बनाया था? बादशाह बनाया था। तो अब मराठों के अधीन कहीं ना कहीं मुगल बादशाह रह रहा है। कहां पे रह रहा है? दिल्ली में रह रहा है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब मराठा और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ,
और आप लोगों ने देखा होगा कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें कहीं ना कहीं जो मराठा शक्तियां थीं, जितने भी मराठा सरदार थे, लगभग लगभग पराजित हो गए थे और मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और मराठों का अंग्रेजों का कब्जा 1803 ईस्वी में लगभग लगभग हो गया था। अब जो चौथा आंग्ल मराठा युद्ध था, वो केवल नाम मात्र का युद्ध था, जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। खूब पढ़ा है हमने इसको। यहां से अगर आप लोग देखोगे तो मराठों पे नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया लगभग लगभग अंग्रेजों ने। जब मराठों पे नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया, तो ये जो मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा हुआ है, ये मराठों के नियंत्रण में है, तो यहां पे कब्जा कर लिया, यानी मराठा क्षेत्र में कब्जा कर लिया। तो इसी समय अंग्रेजों ने इस मुगल बादशाह के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया दिल्ली में, और इस पर भी कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मराठा शक्ति तो अंग्रेजों के अधीन आ ही गई। अब इस समय भारत का मुगल बादशाह भी लगभग लगभग अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो जब अंग्रेजों के अधीन आ गया मुगल बादशाह भी, तो अंग्रेज उसको अपने हिसाब से रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे। और जो मुगल बादशाह है वो कहेगा नहीं भाई ऐसा मत करो, वह परेशान होगा, वह द्रवित होगा, उसको दुख होगा, क्योंकि वह मुगल बादशाह है, उसका अपना गौरव है, उसका अपना इतिहास है, उसके अपने लोग हैं, वह भी काफी द्रवित हो गए। तो प्रारंभ में तो कुछ काम चलता रहा, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में एक गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था एमहर्ट्स। जब एमहर्ट्स नामक गवर्नर जनरल आया, तो ये जो गवर्नर जनरल होते थे, यह भारतीय मुगल बादशाह के सामने उपस्थित होते थे, तो उसके सामने सर झुकाते थे और एक पेशगी यानी उपहार यानी गिफ्ट ले जाते थे। लेकिन एमहर्ट्स जब गया इससे मिलने, तो सर झुकाने से और गिफ्ट देने से इसने इनकार कर दिया। मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे सर नहीं झुकाऊंगा। इसके अलावा इसके बाद में एक दूसरा गवर्नर आया जिसका नाम था ऑकलैंड। ऑकलैंड ने भी यही काम किया, इसी परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी मुगल बादशाह के साथ इसने भी क्या किया, दुराचार किया। इसके बाद में एक अगला गवर्नर आता है जिसका नाम है डलहौजी। इसी ने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत नीति का विकास किया था और भारत के रियासतों को अपने राज्य में यानी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो काफी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी गवर्नर जनरल था ये डलहौजी। ये 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व है। तो इस समय जो भारत का मुगल बादशाह है वो लाल किले में रहता था, दिल्ली के लाल किले में। अब यह है जो डलहौजी है, डलहौजी ने संदेश पहुंचाया अपने दूतों के माध्यम से कि दिल्ली के मुगल बादशाह को कह दो कि वह लाल किले से निकल जाए और कहीं और रहे। जब यह संदेश पहुंचाया तो यह जो मुगल बादशाह था इस समय बहादुर शाह जफर, यह परेशान हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। और जिन लोगों ने इस बात को सुना होगा वह लोग और द्रवित हुए होंगे। क्यों द्रवित हुए होंगे? क्योंकि अभी भी भारत में मुगल बादशाह का जो कद था वह काफी गौरवमयी था। लोग इनका सम्मान करते थे, लोग इनकी बादशाहियत को सलाम करते थे, इनके गौरव को प्रणाम करते थे। तो लोगों ने समझा और मुगल बादशाह ने समझा कि भैया ये तो हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हैं अंग्रेज, अब हम जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अब जो भारतीय हैं उन्होंने ये सोच लिया राजनीतिक रूप से कि अब अंग्रेजों को भारत से भगाना ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो राजनीतिक कारण में एक कारण है वह यह भी है डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत नीति। तो व्यक्तिगत नीति चल रही थी, कई राज्यों का विलय कर लिया, लेकिन
इसमें भारत में एक अवध राज्य था, और जो अवध राज्य था वह अंग्रेजों का दुधारू राज था। यही अवध राज है जो फैजाबाद और लखनऊ में है। पहले इसकी राजधानी फैजाबाद थी और बाद में इसकी राजधानी लखनऊ हो गई। लखनऊ में ही इमामबाड़ा है। मैं कल्चर में इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। तो अवध को अंग्रेजों की क्या कहा जाता है? अंग्रेजों की गाय कहा जाता है। गाय कितनी सीधी होती है ना, वैसे ही जितनी सीधी गाय होती है उतना ही सीधा राज्य अवध था। किसके परिप्रेक्ष्य में? अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में। और अंग्रेजों की गाय ही नहीं, अंग्रेजों की दुधारू गाय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुधारू गाय कहा जाता था। अंग्रेज जिधर से इस अवध राज का कान पकड़ते थे उधर ही यह घूम जाता था और अंग्रेजों का सपोर्ट करने लगता था। लेकिन समय था 1856 ईस्वी का, और 1856 ईस्वी को इस अवध राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इसको भी नहीं छोड़ा। जब भैया इसको भी नहीं छोड़ा तो यहां की जो महारानी थी बेगम हजरत महल, उनको यह नागवार गुजरा। अब वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजों के सामने डट कर खड़ी हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको यह समझा दूं कि जो ये गाय के रूप में था अवध राज्य, आखिर अंग्रेज इसका विलय करते तो कैसे करते? कुछ तो अंग्रेजों ने किया होगा। तो विलय का रास्ता अवध का अंग्रेजों को मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमने आपको बताया कि यह अंग्रेजों का मित्र राज था और गाय के समान था। तो कोई कारण विलय का इस अवध राज के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों को मिल नहीं रहा था। तो इस समय अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और कमेटी का जो अध्यक्ष था वह जेम्स आउटरम बना, और आउटरम से कहा कि जाओ अवध के क्षेत्र में जांच करो वहां की प्रशासनिक गतिविधियों की, वहां की राजनीतिक गतिविधियों की, कहीं वहां की महारानी या महाराजा या रियासतदार हमारे दुश्मनों से तो कोई सांठगांठ नहीं कर रहे हैं। और इस आउटरम से पहले ही मिली भगत अंग्रेजों ने कर ली कि जो रिपोर्ट देना है वो नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देना है। यानी नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में दोगे अगर रिपोर्ट, तो आपके रिपोर्ट को मैं आधार बनाऊंगा और इस अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लूंगा। हुआ भी वैसे ही। इसने जांच की और अवध के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक रिपोर्ट दे दी। कहा कि यहां तो शासन है ही नहीं है। इसने कहा कि यहां तो शासन है ही नहीं है। यानी अवध राज्य में चारों तरफ क्या फैला हुआ है? कुशासन फैला हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अवध राज्य का विलय अंग्रेजों ने किस आधार पर किया था? तो कुशासन के आधार पर किया था। इसको गांठ बांध लेना, इसको कभी भूलना मत जिंदगी में। कुशासन शब्द को बहुत बार पूछा हुआ है, स्टेट कमीशन में, यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ है और पूछेगा भी, क्योंकि यह टर्निंग पॉइंट है। तो एक कारण यह भी आपके सामने आया। आगे इसके अलावा डलहौजी ने अपनी हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण या व्यक्तिगत नीति के कारण सतारा को मिला लिया था, जैतपुर को मिला लिया था, संभलपुर को मिला लिया था अंग्रेजी राज में, बघाट को भी मिला लिया था। इसके अलावा उदयपुर को मिला लिया था। ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर है। झांसी को भी मिला लिया था और नागपुर को भी मिला लिया था। ठीक। अब इन सबके जो राजा महाराजा थे वह भी डलहौजी की इस कार्य पद्धति से काफी नाराज थे। क्या थे? काफी नाराज। इसके अलावा एक बात और आपको बता देते हैं, राजनीतिक पक्ष में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा जो बाजीराव अंतिम पेशवा था, उसको अंग्रेजों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ष 1818 में एक संधि की और इस संधि द्वारा इसको मराठा क्षेत्र से निष्कासित करके कहां भेज दिया था? बिठूर भेज दिया था। और बिठूर कहां है? कानपुर में है। और यहीं पर आए रहता था और अंग्रेज इसे पेंशन देते थे, किसी तरीके से अपनी गुजर बसर करता था। ये समाप्त हो गया तो इसका जो दत्तक पुत्र था जिसका नाम था नाना साहब, इसको अंग्रेज पेंशन दे रहे थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने इसकी पेंशन रोक दी।
जब अंग्रेजों ने इसकी पेंशन रोक दी तो अब दिक्कत किसको होगी? तो अब निश्चित रूप से दिक्कत इस दत्तक पुत्र को भी होगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि एक गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था वेलेजली। 1800 ईस्वी के आसपास में यह गवर्नर जनरल था। इसने सहायक संधि प्रणाली का विकास किया था और यह भी संधि काफी नकारात्मक रही थी। क्यों? क्योंकि इस सहायक संधि द्वारा इसने भारत की कई रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, समय था 1854 ईस्वी का और डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जागीरों की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया था जिसका नाम था इनाम कमीशन। ये जो जमींदार थे भारत में ये अंग्रेजों के भक्त थे, ये जो जागीरदार थे ये अंग्रेजों के भक्त थे। जागीरदार, जागीरदार ये अंग्रेजों के भक्त थे। अब इनके पास बहुत सारी जमीन आ गई थी। जब बहुत सारी जमीन आ गई थी तो इनकी जमीन के जांच के लिए अंग्रेजों ने यानी डलहौजी ने 1854 में इनाम कमीशन बना दिया और इनाम कमीशन ने जागीरों की जांच करके जिन भी जागीरों को नकारात्मक रूप में पाया सबको क्या कर लिया? अंग्रेजी राज में मिला लिया, जब्त कर लिया इनको। इससे ये लोग भी नाराज हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक कारण को देखते हैं, इस विद्रोह के आर्थिक कारण को। आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में है। आपने देखा होगा कि भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक या अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जो भी नीतियां लागू की उससे उसने भारत का शोषण ही किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों ने भू राजस्व की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया और अस्थायी बंदोबस्त में आप लोगों ने देखा होगा एक झटके में इसके पहले जो भारतीय भूमि के मालिक होते थे वो किसान होते थे, लेकिन बंगाल, बिहार और कई अन्य उड़ीसा और कई अन्य क्षेत्रों में इस बंदोबस्त को लागू किया। भारत के 19% भाग पे इसको लागू किया और तुरंत अब इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसको बना दिया? एक झटके में किसको बना दिया? जमींदारों को बना दिया। तो इससे जो किसान थे वो आप देखोगे तो दो दो मालिकों के ऊपर निर्भर हो गए थे, आश्रित हो गए थे। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था भारतीय किसानों को। दूसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त को अंग्रेजों ने भारत में 51% पर लागू किया था। हालांकि इसमें जो किसान थे वह जमीन के मालिक बने रहे, लेकिन इसमें कर की राशि इतनी ज्यादा थी, 50% कर लेते थे अंग्रेज, 1/2 भाग के रूप में कर लेते थे। इसके अलावा अन्य कर भी देना पड़ता था किसानों को। तो इस पद्धति द्वारा भी शोषण किया और महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा भी किसानों का शोषण किया। तो जब शोषण किया तो किसान फिर इकट्ठा हो गए। आगे आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों ने कृषि की वाणिज्यीकरण की नीति लाई थी। हमने एक टॉपिक के रूप में इसका अध्ययन भी किया हुआ है, कृषि का वाणिज्यीकरण। आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें क्या किया था? जो भारत की परंपरागत कृषि है या परंपरागत अनाज है, परंपरागत अनाज का मतलब जो मोटे अनाज है, जैसे मटर हो गया, जैसे चना हो गया, जैसे गेहूं हो गया, जैसे चावल हो गया, अन्य मोटे अनाज हो गए, उनके स्थान पर जैसे जो नकदी फसलें हैं उनको वरीयता दी थी। नकदी फसलों में जैसे अफीम की खेती को वरीयता दी, नील की खेती को वरीयता दी, चाय की खेती को वरीयता दी। इससे क्या हुआ कि जो भारत का क्षेत्रीय उद्योग था, जो भारत का शिल्प वर्ग था, वह परेशान हुआ। जब वह परेशान हुआ तो उसने खुल के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। कब? 1857 ईस्वी में। भारत में हस्तशिल्पों का पतन, बेरोजगारी, गरीबी, काफी रोष व्याप्त था। इससे क्या हुआ? हस्तशिल्प के पतन से भारत में बेरोजगारी, गरीबी से भारतीय काफी परेशान थे। आगे बढ़ते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है
हमारे राष्ट्रीय नेताओं में दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रसिद्ध पारसी नेता थे, ये पारसी थे, ध्यान रखिएगा, पारसी नेता थे। और आरसी दत्त भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आर्थिक इतिहासकार थे, राजनेता तो थे ही, आर्थिक इतिहासकार भी थे। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा ज्ञान था इन्होंने अंग्रेजों की इन आर्थिक नीतियों की आलोचना की, आर्थिक नीतियों की आलोचना की 1857 के विद्रोह से पहले। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1861 में जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने साफ साफ, इनका एक पत्र था और एक पुस्तक थी जिसका नाम था द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी यानी भारत के धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया है एक खंड के रूप में। 1.5-2 घंटे की क्लास है, इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, मुख्यतया मुख्य परीक्षा का यह टॉपिक है। तो इसमें बताया कि भारत का धन कैसे अंग्रेज टेम्स नदी की तरफ खींच ले जा रहे हैं, यानी गंगा नदी से टेम्स नदी की तरफ खींच ले जा रहे हैं। यह इन्होंने बताया था। क्या स्रोत था सब हम आपको बता चुके हैं, कैसे ले जा रहे हैं भारत का धन। आगे बढ़ते हैं। अगला कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। वे भारतीय को हेय दृष्टि से देखते थे। वे का मतलब कौन? वे का मतलब अंग्रेज। किस दृष्टिकोण से देखते थे? हेय दृष्टि से देखते थे। और हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी और निर्दयी तथा बेईमान समझते थे। कौन? अंग्रेज। उन्होंने भारतीयों को काले निगर की संज्ञा दी थी। यानी हमारे साथ ये जो अंग्रेज भारत में स्थापित हो चुके थे, यह नस्लीय भेदभाव करते थे। यह किसके परिप्रेक्ष्य में यह बात आएगी? यह सामाजिक और धार्मिक कारण के परिप्रेक्ष्य में यह बात आएगी। हमको क्या कहते थे? हमको काला कहते थे और अपने को गोरा कहते थे, निगर कहते थे हम लोगों को। हिंदुओं को बर्बर कहते थे, मुसलमानों को कट्टरपंथी कहते थे, निर्दयी कहते थे, बेईमान कहते थे। तो अगर ऐसा कोई कहेगा तो निश्चित रूप से वह नस्लीय भेदभाव होगा और ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा। जो अच्छा नहीं लगेगा तो आदमी तो विद्रोही बनेगा ही। अंग्रेज भारतीय समाज को बर्बर और असभ्य समझते थे। जब भाई हम लोगों को बर्बर और असभ्य समझ रहे हैं तो हमारी समाज क्या होगी? हमारी समाज तो हम ही से निर्मित होगी ना। तो समाज भी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल असभ्य हो जाएगी। यानी हम लोगों की समाज में कोई मैनर्स ही नहीं था। हम लोग अशिक्षित गंवार लोग थे। अंग्रेजों की यह बात सामने आई। उन्होंने सुधार के लिए कुछ नीतियां बनाई जो प्रमुख रूप से विलियम बेंटिंग और डलहौजी के काल में लागू हुई थी। इस परिप्रेक्ष्य में सती प्रथा समाप्त कर दी थी। कब? 1829 ईस्वी में। नरबली प्रथा को समाप्त किया था कैंपबेल ने हार्डिंग के समय काल में 1844। कन्यावध को समाप्त किया था जॉन सूर के समय में 1795 ईस्वी में। दास प्रथा समाप्त हुई थी, एलन बरो गवर्नर जनरल था 1843 में। महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना इनको। बाल विवाह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी 1856 में लाया गया था। अंतरजातीय विवाह का अंग्रेजों ने समर्थन किया था। वैसे यहां पे जो अंग्रेज काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो बात है जब सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर रहे हैं, ठगी प्रथा को खत्म कर रहे हैं, बाल विवाह को समाप्त कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ विधवाएं बैठी हुई हैं उनके पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं, दास प्रथा समाप्त हो गई हमारे यहाँ, कन्यावध हमारे यहाँ समाप्त हो गया। तो बातें तो अच्छी थी। तो फिर भारतीय इसके विरोध में कैसे आए? इस परिप्रेक्ष्य में आए। जैसे आप लोग देखोगे तो भारत में सती प्रथा समाप्त हुई। सती प्रथा पहली बार भारत में समाप्त हुई थी 1829 में और यह बंगाल में समाप्त हुई थी। दूसरी बार सती प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त किया 1830 ईस्वी में। यह मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में यह नियम लागू किया गया। इसके बाद में 1833 में ऑल ओवर इंडिया में सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया।
सती प्रथा में होता क्या था कि जैसे कोई पुरुष होता था और पुरुष हिंदू होता था, इसकी अगर मृत्यु हो गई किसी कारणवश अचानक, तो इसके साथ में इसकी जो पत्नी होती थी, इसकी जो वाइफ होती थी, तो इसकी जो पत्नी होती थी वह भी चिता में जल के अपने प्राण को क्या करती थी, समाप्त कर देती थी। तो ये तो भाई बड़ी प्रथा क्रूर थी। एक व्यक्ति जो जिंदा है उसको जिंदा जलाया जा रहा है। तो सही किया अंग्रेजों ने समाप्त किया। तो फिर विरोध किसने किया? तो विरोध किया यहां पे जो साधु संत लोग इस सती प्रथा को कराते थे। साधु संत का मतलब यहां पे किससे है? यहां पे पंडित लोगों से है। ये जो पंडित और आचार्य लोग होते थे, इसमें इस प्रथा को कराते थे तो इनको फायदा होता था। फायदा मतलब इनको उपहार भी मिलता था, रुपया पैसा भी मिलता था। ऐसे में अब यह जब सती प्रथा बंद हो जाएगी तो इनको फायदा नहीं होगा। जब फायदा नहीं होगा तो ये पंडित लोग इस समय खड़े हो गए और मुस्लिमों का जो एक वर्ग था जिसका नाम था मौलवी, यह भी इन पंडितों के समर्थन में आ गए। अब ऐसे में मुल्ला, मौलवी और पंडितों ने स्वार्थवश इस समय इन प्रथाओं का विरोध किया और विरोध करके इस समय 1857 का विद्रोह का क्या करने लगे? समर्थन करने लगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है। जबकि कट्टरपंथियों, पंडितों, मौलवियों ने इन सुधारों का विरोध करते हुए अपने आत्मसम्मान पर हमला माना और भारतीय जनजीवन में इसके खिलाफ विरोध को हवा दी। इससे भारतीय धर्म को जोड़कर देखा गया। एक बात और है, वर्ष 1813 का समय था और हमने आपको बताया था कि यह जो वर्ष 1813 का समय था, इस समय आप लोग देखोगे तो एक चार्टर एक्ट लाया गया था और इस चार्टर एक्ट द्वारा ये जो ईसाई मिशनरी हैं इनको भारत में आने की छूट प्रदान कर दी गई और ये भारत में आ सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के अलावा भारत में यह बस भी सकते हैं। तो अब ये आए और आने के बाद में जो ईसाई पादरी थे वो पहुंच गए कहां? भारत की जेलों में पहुंच गए, कैदियों से मिलने लगे, भारत के स्कूल में पहुंच गए, बच्चों से मिलने लगे, भारत के कॉलेजों में पहुंच गए और कॉलेज के छात्रों एवं मास्टर से मिलने लगे। इसके अलावा अन्य संस्थाओं में पहुंच गए और इन लोगों को लालच देकर कहने लगे ईसाई धर्म को स्वीकार करो। पहले तो लालच दिया, अगर नहीं स्वीकार किया तो डराने लगा। तो भारतीयों को इस समय लगा कि जैसे जो हमारा धर्म है और धर्म के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आत्मसम्मान की बात है उस पर अंग्रेजों ने पहरा लगा दिया। अंग्रेज उसे समाप्त कर रहे हैं, ईसाई धर्म को बढ़ा रहे हैं, भारत में सबको ईसाई ही बना डालेंगे। ऐसे में भारतीय एकजुट हुए और जब एकजुट हुए तो विद्रोह जैसी स्थिति बनी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है, एक अधिकारी है जिसका नाम है मेजर एडवर्ड, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत देश को ईसाई बनाना है। ये किसने कहा? ये स्पष्ट रूप से ये एविडेंस मिलता है हमें, ये साक्ष्य भी मिलता है। ये कहता भी है कि भारत पर हमने अधिकार किया और अधिकार करने का अंतिम उद्देश्य यह है कि हमें ईसाई बनाना है। किसको? भारत देश को। और ये सच्चाई है, हम समझ ही नहीं पाए। आए ये व्यापारी के बेस में, व्यापार के द्वारा धन लाभ कमाया, लेकिन इनमें जो छुपी हुई बात थी वह साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। और उसी में एक बात जो और छुपी हुई थी वह क्या थी? वह यही, यानी ईसाईयत को भारत में यानी पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, भारत में ही नहीं। इसके अलावा वीर सावरकर ने लिखा है कि सेना में उच्च अधिकारी राम व मोहम्मद को गालियां देते थे। वीर सावरकर जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इन्होंने लिखा कि सेना में जो उच्च अधिकारी अंग्रेज होते थे वो हमारे राम को गाली देते थे और वो हमारे मोहम्मद को भी गालियां देते थे तथा सैनिकों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे। ये एक एविडेंस और मिला हुआ है। दूसरा एक और बात है कि समय था 1850 ईस्वी का और 1850 ईस्वी में डलहौजी ने एक कानून लाया जिसका नाम था धार्मिक अयोग्यता कानून।
रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेक्स लोकी कानून के नाम से जानते हैं। समझते रहिएगा, लेक्स लोकी कानून कब आया? 1850 में आया। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं की रीति रिवाजों में परिवर्तन करना था, लेक्स लोकी कानून में। आगे बढ़ते हैं। इसमें खास बात यह थी कि अभी तक धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था, किंतु अब ईसाई धर्म अपनाने पर वह पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इसके पहले व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता था तो वह पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था। लेक्स लोकी कानून में इसको अलग तरीके से पेश किया गया। कहा गया कि अगर लेक्स लोकी कानून के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का अधिकारी वह बना रहेगा। भाई, पैतृक संपत्ति तो उसी की संपत्ति है। लेकिन हमारे यहां अंग्रेजों ने पहले भी कानून बनाया था, और कोई भी व्यक्ति कोई दूसरा धर्म धारण करता था तो उसकी पैतृक जो संपत्ति होती थी वह अंग्रेज छीन लेते थे। ईसाई धर्म की नहीं, दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कहा कि अगर ईसाई धर्म कोई धारण करेगा तो वह उसको पैतृक संपत्ति पर कब्जा बना रहेगा। इस अधिनियम से कंपनी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। अब भारतीयों को यह लगा कि हमें वास्तव में ही ये ईसाई बनाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सैनिक कारण देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक कारणों के बाद यदि सैनिक असंतोष नहीं हुआ होता तो इस विद्रोह का स्वरूप इतना व्यापक और गौरवपूर्ण नहीं हुआ होता। बिल्कुल सही बात। इसलिए सैनिक असंतोष को महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश सेना में विशेषकर बंगाल से लगभग 60% सिपाही थे और अवध से और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांतों से आते थे। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि उच्च जातीय भाड़े के सैनिक हैं। ये जो इस क्षेत्र से सिपाही आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये उच्च जातीय भाड़े के सैनिक हैं। इन पर इस चार्ल्स नेपियर नामक अंग्रेजों को कोई विश्वास नहीं था। तो यह भी एक तरीके से भेदभाव हुआ। अब इसको फिर से समझिए आप लोग। इसका मतलब यह है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो, लेकिन उसके पास उतनी सेना नहीं थी, तो इसने भारत में ही निवेश किया और भारतीयों को ही अपनी सेना में शामिल किया और भारतीयों से ही सेना में शामिल करके उससे हेल्प लेने लगे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सर्वाधिक सैनिक थे 1857 के विद्रोह के पहले, वह अवध के क्षेत्र के थे, और अवध के क्षेत्र के अलावा जो दूसरा क्षेत्र था वो बंगाल का क्षेत्र था। यानी एक उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया और एक पूर्वी भारत का क्षेत्र हो गया। इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी में आप यह मान के चलिए कि 60 से 70% सिपाही इसी क्षेत्र से होते थे। अब ये सिपाही के रूप में काम तो कर रहे थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के पूर्व एक तो इनके ऊपर नस्लीय भेदभाव किया। किसी को टोपी पहनने से मना किया, किसी को चंदन लगाने से मना किया, किसी को तिलक लगाने से मना किया, किसी को शेविंग बड़ी बड़ी रखने से मना किया। जैसे जो मुस्लिम सिपाही होते थे हमारे यहाँ, वो दाढ़ी रखते हैं। सिख सिपाही जो होते हैं वो टोपी लगाते हैं। जो हिंदू सिपाही होते हैं वो मस्तक पर अपने तिलक लगाते हैं या चंदन लगाते हैं। तो रोक दिया। और उसके बाद में यह जो सिपाही होते थे इनकी तनख्वाह में भी वृद्धि नहीं की और इनकी पदोन्नति भी नहीं की, और अंग्रेज जो सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे वो काफी आगे बढ़ गए। तो इनको दिक्कत होने लगी। जब दिक्कत होने लगी तो ये सिपाही भी विद्रोह पर उतारू हो गए थे। इसमें देखिए विस्तार में आगे दिखाऊंगा आपको। सेना में भारतीय सैनिकों की पद वृद्धि भी नहीं होती थी। उनके वेतन और भत्ते बहुत कम थे। उन्हें 7 रुपए महीने में वेतन दिया जाता था। इसके साथ ही खाने की व्यवस्था भी काफी घटिया किस्म की थी
और समय समय पर अंग्रेज अधिकारी का दुर्व्यवहार भी सहन करना पड़ता था। इतनी सारी बातें थी, यानी पद वृद्धि भी नहीं थी, वेतन भी अच्छा नहीं था, भत्ता भी नहीं दिया जाता था, वेतन 7 रुपए महीने दिया जाता था, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। इसके अलावा जो अंग्रेज अधिकारी रहते थे वह इन सैनिकों के परिप्रेक्ष्य में इनकी आलोचना करते थे, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करते थे। इस प्रकार एक ओर असमान वेतन व भेदभाव की नीति तो दूसरी ओर अवध का विलय कर लिया, जिसने बंगाल के सैनिकों में अत्यधिक रोष उत्पन्न कर दिया। तो जो बंगाल के सैनिक होते थे, जैसे अवध का विलय कर लिया, तो अवध का जब विलय कर लिया तो जो अवधी सैनिक थे और इसी तरीके से बंगाल के जो सैनिक थे वो भी सपोर्ट करने लगे किसका, अवध का। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त सेना में 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत बंगाल के भावी सैनिकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि अब अगर कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती होगा तो उसे एक शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ के रूप में इस अधिनियम में यह कहा गया कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र के उस पार भी ले जाया जा सकता था। तो भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें समुद्र को नांगना अपशकुन माना गया है। तो ऐसे में भारतीय सिपाही ने सोचा कि यह तो हमारे आत्मसम्मान और धर्म के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा 1854 में डाकघर अधिनियम लाया। डाकघर अधिनियम के पूर्व जो भारतीय सैनिक होते थे उनको डाकघर में छूट दी जाती थी, यानी उनको चिट्ठी चौपाती भेजने के लिए, अपनी फैमिली से वार्तालाप करने के लिए छूट दी जाती थी। उन्हें बिना पैसे के, बिना डाक टिकट के एक मिलिट्री स्टंप लगता था, मिलिट्री, उसी से उनका डाक उनके घर में पहुंच जाता था। अब इस अधिकार को छीन लिया। अब इनको शुल्क देना पड़ता था, यानी पहले निःशुल्क था, अब इनको शुल्क देना पड़ता था। तो यह निःशुल्क की सुविधा समाप्त कर दी गई। इससे क्या होगा, इससे भी सैनिक असंतुष्ट होंगे। आगे तात्कालिक कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है इमीडिएट का, जिसको हम लोग देखते हैं। उपरोक्त उत्तेजित वातावरण में दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एक नवीन इनफील्ड राइफल लाया, न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। और इसमें कारतूस का प्रयोग के पहले ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। जो इसमें कारतूस होती थी इसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। उसमें यह अफवाह फैल गई कि गाय या सूअर की चर्बी लगी है। तो आप लोग देखोगे कि गाय हिंदुओं में माता मानी जाती है और जो सूअर होता है वह मुस्लिमों में बहुत अपवित्र जानवर होता है। सूअर अगर रास्ता काट जाए तो मुस्लिम धर्म के लोग जाते नहीं है जब तक कोई दूसरा निकल नहीं जाता। तो गाय और सूअर की चर्बी इस कारतूस में लगी हुई है और इसको मुंह से खींचना पड़ता था। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय सैनिकों ने समझा कि ये तो हमारे धर्म भ्रष्ट करने पर ही तुल गए। ऐसे में भारतीय सिपाही क्या हो गए, नाराज हो गए। और यह जो इनफील्ड राइफल है इसका प्रयोग सर्वप्रथम दम में किया गया, फिर अंबाला में किया गया, फिर सियालकोट में किया गया। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में भी इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और जब यहां प्रारंभ करना शुरू कर दिया तो इसी समय यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की बात है। इस कारण आप लोगों ने देखा कि जो भारत के हिंदू थे और मुस्लिम थे ये आग बबूला हो गए। कंपनी के राजनीतिक व गुप्त सचिव के.ई. और बी.ए. स्मिथ ने यह स्वीकार किया कि वुलिच शस्त्रागार, एक वुलिच इनका शस्त्रागार था, इस शस्त्रागार में ही यह कारतूस बनाया जाता था
और इसमें गाय, बैल व सूअर की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है और सैनिकों को शिवाजी बनना ही होगा। कंपनी किसकी भूमिका में है? औरंगजेब की भूमिका में है। जब औरंगजेब की भूमिका में कंपनी है तो सैनिकों को शिवाजी बनना ही पड़ेगा, तभी निपटारा होगा। तो यह है आपके महत्वपूर्ण कारण रहे 1857 के विद्रोह के। हमने 1857 के विद्रोह के कारणों का सार्वभौमिक रूप से अध्ययन किया। आगे की क्लास आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी जब तक हम लोग लाइव नहीं हो जाते। तो आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।